इसमें 3-4 क्वेश्चन है, फिक्स्ड है, घुमा के देंगे। पहला चीज डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम की, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे अच्छे से। DOF कितना है, सिस्टम अलग अलग बना के दे देगा और उसी सिस्टम पे देगा। हम लोग को कंपटीशन क्रैक करना है, एक दिमाग में हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग को कंपटीशन क्रैक करना है। हमें MSc का फिजिक्स नहीं पढ़ना है और ना ही हमें BSc का फिजिक्स पढ़ना है। हम पेपर पैटर्न का जो एनालिसिस है, निचोड़ है कि वो कहाँ से दे सकता है, बिकॉज वहाँ पे 150 क्वेश्चन तुम्हें अटैक में 3 आवर्स देंगे। टारगेट बनाना क्या है, 80 से 90 क्वेश्चन, ठीक हो, ये टारगेट है। तो ये टारगेट में RPSC वाले भी पेपर इसी हिसाब से ही बनाएंगे, ठीक। तो देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ना है, लैग्रेंजियन पढ़ना है, अलग अलग सिस्टम का हम कैसे लैग्रेंजियन फॉर्म कर सकते हैं वो देखना है। तीसरा हमें हैमिल्टोनियन देखना है, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में हैमिल्टोनियन कैसे निकलता है, कैसे फॉर्म करना है लैग्रेंजियन के हिसाब से, ये देखना है। चौथा हमें स्टेबिलिटी देखनी है, स्टेबिलिटी देखनी है, यानी कि हमें अलग अलग पोटेंशियल के हिसाब से स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन होगी वो फाइंड आउट करना है, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। एक्चुअली हमें d2v/d r² फाइंड आउट करना है, ठीक है। याद करो कि हम तुम लोग जब 12th में मैथमेटिक्स में देखते थे तो मैथमेटिक्स में डबल डिफरेंशिएशन निकालते थे, बोलते थे कि नेगेटिव पॉइंट है तो स्टेबल है, और मिनिमा और मैक्सिमा निकालते थे, तो वही चीज को हम लोग को यहाँ पे देखना है। पांचवा हमें निकालना है जैकोबियन, ठीक ठीक, और फिर ब्रैकेट्स निकालने होते हैं इसके, ठीक, ये ब्रैकेट्स निकाल, और इससे एक बूंद ज्यादा हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, इतने में ही तुम्हारा क्लासिकल मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स होंगे, तो डिफरेंट सिस्टम्स में ही हम लोग का टाइम इतना कंज्यूम हो जाएगा। इतना ही करेंगे जिससे कि हम रिवाइज कर सकें, बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो एग्जाम में हाथ पानी की तरह चलेगा। क्लियर है? तो 5-6 टॉपिक ही है जो हम लोग को डिस्कस करना है। अब शुरुआत हम लोग किससे करेंगे, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह सारी चीजें हम लोग करेंगे, उसके पहले एक बेसिक सा कंसेप्ट देखेंगे। बेसिक सा कंसेप्ट क्या देखेंगे, बुक्स, अगर हम इसमें बुक्स की बात करें तो देखो, जो पैटर्न सी बुक होती है, अच्छा तो यही होगा कि आप उसको फॉलो करो, क्या कहता है कि जो नोट्स हम लोग क्लास में तैयार करेंगे उसको फॉलो करो, या कोई भी अच्छी कोचिंग है, जो फिजिक्स तो हमेशा स्टैंडर्ड कोचिंग से ही पढ़ना है, वो बच्चा पढ़ के ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो या तो उस कोचिंग के पर्टिकुलर नोट्स देख लो, ठीक है, या अगर तुम्हें बुक्स की ज़्यादा वो है तो देखो, नॉर्मली जो ये एग्ज़ाम है, इस वाले एग्ज़ाम के लिए आप JC उपाध्याय और एक इंडियन ऑथर के बारे में ही हम बोल रहे हैं, JC उपाध्याय है और एक गुप्ता कुमार है, शायद उसका नाम गुप्ता कुमार, ठीक है। इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स देखने हैं इसमें आपके, लैग्रेंज, हैमिल्टोनियन, स्टेबिलिटी और जैकोबियन, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं आप इन दोनों बुक से कंसल्ट कर सकते हो। और आपको जब डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात आएगी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आप एक अच्छी सी स्टैंडर्ड बुक्स लेना, क्योंकि उसमें रीफ की एक बुक आती है, अरे नहीं रीफ नहीं, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बुक, मेरे को अभी स्पेल आउट नहीं हो रहा है, वो नाम दिमाग में है बट स्पेल आउट नहीं हो रहा, मैं बता दूंगी आपको उस वक्त, ठीक है। अब बेसिक सा कंसेप्ट क्या याद करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पोलर कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे, सिंपल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सिंपल पोलर कोऑर्डिनेट्स का x और y निकालना है, क्या होता है, क्या होगा बताओ। अगर सिंपली कोई x और y डायरेक्शन है और पॉइंट यहाँ पे P है, मान लो ये पॉइंट P R से डिफाइंड है, ठीक है, R से डिफाइंड है और वो यहाँ पे थीटा बना रहा है, तो जो थीटा के साथ होता है वो cos थीटा होता है और जो इसके साथ होता है वो sin थीटा होगा। तो इस पे परपेंडिकुलर जो होगा तो वो डिस्टेंस r sin थीटा हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारा r cos थीटा, जो ये वाले डिस्टेंस होंगे। क्लियर है? क्लियर है ना ये चीज? अब ये चीज जब क्लियर है तो हम ये लिख सकते हैं, x इजिकल टू r cos थीटा और y इजिकल टू r sin थीटा, राइट। तो हम r को क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और tan थीटा क्या लिख सकते हैं बताओ, y बाई x लिख सकते हैं। ये सारी चीजें हमारी क्या है, एक
इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन यही अगर हमारे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो तो क्या हो जाएगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अप्लाई करेंगे। 3 डायमेंशन हो जाए तो हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें क्या होगा, ये तो हम 2D में पोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, 3D में क्या इस्तेमाल करेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, राइट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्यों होगा, क्योंकि चीज या तो ऐसे रोटेट करेगी, चीज या तो ऐसे रोटेट करेगी। तो इसलिए रोटेशन की वजह से हमारे पास क्या है, आर थीटा और फाई है, ठीक। आर थीटा फाई है, इसके हम लोग वैल्यूज जानते हैं। तो एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, आर साइन थीटा कॉस फाई हो जाएगा। वाई क्या हो जाएगा बताओ, आर साइन थीटा साइन फाई हो जाएगा। और जेड क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, ठीक। आर क्या हो जाएगा, आर तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा, हमारे पास एक tan इनवर्स बचेगा, tan थीटा जिसे हम कहेंगे। tan थीटा क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट बाई एक्स। और tan फाई क्या हो जाएगा बताओ, tan फाई हो जाएगा वाई बाई एक्स। ये तुम्हारा एक बेसिक सा निचोड़ है जो हमें काफी मदद करेगा और काफी यूज होगा। देखो ये जो स्टेबिलिटी वाली है ना, इसी में हम ऐड करेंगे सेंट्रल फोर्सेस को, ठीक है। इन दोनों का मिक्सचर बना के ये काम करेंगे। तो जब भी हम लैग्रेंजियन का काम करें, जब भी हम हैमिल्टोनियन को पढ़े, जब भी हम स्टेबिलिटी को पढ़े, इन तीनों को हम जब भी पढ़ेंगे तब भी हम इन सब चीजों का इस्तेमाल करेंगे। क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, एक तुम्हारे इस पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करेंगे और दूसरा तुम्हारे इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक्चुअल में एग्जाम में हम ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पूरा का पूरा अभी सिर्फ इतना दे रहे हैं इंफॉर्मेशन कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, बट हम लोग इसको और भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन पूछा जाता है एक्चुअली, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का अच्छा खासा क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें गलत करते हैं, इसलिए हम लोग उसको अलग एक क्लास ले लेंगे, क्रैश कोर्स टाइप की क्लास, उसमें देखेंगे। पहले अब देखो ये एक्स वाई जेड एक हो गया, लेकिन जब भी हम इस लैग्रेंजे वगैरह को यूज करते हैं ना, तो हम लोग एक, आप लोग बुक में या एमएससी वगैरह में सुने होंगे कि हम लोग जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, मान लो कोई Q1 है जो कि इस एक्स वाई जेड का फंक्शन है, कोई Q2 है वो भी इस एक्स वाई जेड का फंक्शन है, या कोई Q3 है वो भी इस एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो हम Q1 Q2 Q3 इन सब चीजों को और एक्सटेंड करवा सकते हैं, तो ये Q1 Q2 जो ये QI है, इन सबको मिला के हम QI लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या कि ये QI जो है एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। QI अपना वैरी करेगा जितना उसको वैरी कराने को दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अब जब ये ऐसा सिस्टम हो गया है जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हमारे पास देखो न्यूटोनियन मैकेनिक्स और लैग्रेंजियन मैकेनिक्स दो चीजों की बात होती है। हम लोग जानते हैं कि कैसे ये मैक्सिमा मिनिमा से हम लोग फॉर्मूला से ये लैग्रेंजे वाला जो इक्वेशन है, वर्क एक्शन वाला जो इक्वेशन है उसको डिराइव करते हैं। ये सब बैकवर्ड प्रोसीजर, ये एमएससी के थ्योरी पेपर में लिखने के काम आता है, हमारे कंपटीशन को क्रैक करने का काम नहीं करता। तो डायरेक्ट मैं आपको लैग्रेंजियन ही बताऊंगी क्योंकि हमें प्रैक्टिस ज्यादा करना है। लैग्रेंजियन, ठीक। लैग्रेंजियन हम लोग निकालेंगे, लैग्रेंजियन का निकालने का फॉर्मूला सिर्फ इतना जानो, t माइनस बी। अब जब भी हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो इस एक्स वाई जेड की जगह हम हमेशा q का इस्तेमाल करेंगे, याद रखना, हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे, q का। अब q अगर हमारे पास कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए कि हमें q
डिफाइंड है कि क्यू आई जो है वो तुम्हारा एक समेशन में जा रहा है। सपोज क्यू आई तुम्हारा एक समेशन में जा रहा है जिसमें आई जो है, आई तुम्हारा 1 से लेके 6 तक है। तब तुम Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 ऐसे करते करते जाओगे। 6 तक है तो 6 तक जाओगे सर। लेकिन अगर तुम्हारे पास इसका कोई झमेला नहीं है, डायरेक्ट तुम्हारा क्वेश्चन है, डायरेक्ट तुम्हें आंसर निकालना है, क्यू आएगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ क्यू लिखना है। तुम्हें सिर्फ क्या लिखना है? क्यू। क्यू एक सिंपल जनरलाइज कोऑर्डिनेट की तरह इस्तेमाल करना, और क्यू डॉट तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? उसका टाइम डेरिवेटिव। क्यू डॉट का मतलब डी क्यू बाई डी टी होता है, ठीक है, टाइम डेरिवेटिव। टाइम डेरिवेटिव, ठीक, क्या होता है? टाइम डेरिवेटिव। अब जब ये एक टाइम डेरिवेटिव हो गया, दैट मीन्स कि तुम्हारा जो लैग्रैंजियन है, तुम्हारा जो लैग्रैंजियन है, एक देखो लैग्रैंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। एग्जामिनर क्या पूछेगा? एग्जामिनर तुम्हें मैक्सिमम टाइम लैग्रैंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन पूछेगा। लैग्रैंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन पूछेगा, या वो फाइंड आउट द लैग्रैंजियन पूछेगा। फाइंड आउट द लैग्रैंजियन ऑफ द गिवन सिस्टम, ठीक है, ये पूछेगा। तो अगर लैग्रैंजियन पूछा तो ये बोल दोगे। कैसे हम लोग निकालेंगे? तो ये क्या होता है? लैग्रैंजियन होता है, इस एल का मतलब लैग्रैंजियन होता है, टी का मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है, बी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो नेचुरली हम लोग जो इतना यूज टू हैं किस चीज से, अगर ये जीरो है तो हम ये कहते हैं कि अगर ऊपर की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव ले रहे हैं। यही हम लोग नेचुरली सारे करते हैं, तो हम लोग भी वैसा ही इस्तेमाल करेंगे इस पोटेंशियल के लिए, ठीक है। जैसे कि मानो ऐसे उछाल रहे हैं, ठीक है, तो फ्रीली फॉल अगर हो रहा है तो उस हिसाब से लेंगे, ठीक, mg लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्रीली फॉल का क्या हो जाएगा? g हो जाएगा। तो ये क्या है? एक सिंपल लैग्रैंजियन। लेकिन लैग्रैंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? उसमें तुम्हारा इसका डेरिवेटिव आ जाता है, ठीक है, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ योर डेल एल बाई डेल क्यू, ठीक, माइनस तुम्हारा डेल एल बाई डेल क्यू इजिकल टू 0। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? क्लियर है ना? इसका मतलब मैंने के इसलिए लिखा है क्योंकि मे बी हो सकता है ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स में हो। हम देखेंगे कि मान लो कि अगर x और y दोनों निकालना पड़े पेंडुलम के लिए या कंपाउंड पेंडुलम के लिए, तो हम दोनों निकालेंगे। इसलिए या तो तुम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हो। सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम? d बाई डी टी ऑफ योर डेल l बाई डेल q डॉट माइनस डेल l बाई डेल q इज इक्वल टू 0, तो ये लोग क्या है? ये लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। क्या है ये लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। अब पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक तुम्हारा रहेगा यहाँ पर, ये तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, और ये लोग पार्शियल डेरिवेटिव जिसमें कि ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट उसके टाइम डेरिवेटिव्स का पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा है। क्लियर है इतना ना? इसमें कोई कंफ्यूजन? अब हम थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ पर हम दिखाएंगे तुम्हें कि वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट है, ठीक है। जो हमारा पोटेंशियल है वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट है, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन थोड़ा सा मॉडिफाइड तुम्हें दिखाई देगा जब वो टाइम डिपेंडेंट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर बेसिक सा क्वेश्चन है सिंपल पेंडुलम, ठीक। अब सिंपल पेंडुलम का हम क्या क्या निकालेंगे? देखो हम लैग्रैंजियन पहले निकालेंगे इसका, फिर हम निकालेंगे इसका इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, और इसी इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इसका टाइम पीरियड निकालेंगे, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है,
तो टाइम पीरियड तो कभी नहीं बोलेगा एग्जाम में निकालने को, वो इक्वेशन ऑफ मोशन बोल सकता है या नहीं भी बोल सकता है, उसके ऊपर डिफाइन कर। अब देखो जैसे कि मान लो मैंने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट से एक पेंडुलम ऐसे लटका दिया है, ठीक, एक पेंडुलम ऐसे लटका दिया। अब ये क्या करेगा, ये ऐसे 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 मोशन करेगा अपना, ऐसे ऐसे मोशन करेगा। तो मान लो ये मोशन करते 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 यहाँ पे पहुंचा, ठीक। इसकी लेंथ अगर L है तो हम ये अगर इसके लेंथ के ऊपर परपेंडिकुलर डाले तो कुछ डिस्टेंस ये कवर अप कर रहा है ना, तो ये मान लो अगर x है तो ये क्या हो जाएगा L माइनस एक्स, क्योंकि टोटल लेंथ क्या है वो तो L है। क्लियर है। अब हम ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से खड़ा है, ये क्या है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से खड़ा है, यहाँ पे मैंने मान लो इसको थीटा बोल दिया है। क्लियर है। तो क्या मैं वो आर्क वाला सिस्टम नहीं कर सकती, थीटा इज इक्वल टू एस बाई एल, आर्क वाला सिस्टम कर सकते हैं ये वाली चीज, ठीक। अब मुझे ये बताओ कि इसका इसका मतलब क्या होगा कि जो एस हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा, ये जो आर्क है इस आर्क वाले डिस्टेंस को मैंने क्या बोला है एस, आर्क डिस्टेंस, ठीक, आर्क डिस्टेंस को एस बोला। तो एस यानी कि क्या हो जाएगा एल थीटा हो जाएगा, एल थीटा हो जाएगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। इसका मास मान लो कि मैंने m मान दिया, ठीक। तो हम कैसे करेंगे इसको बताओ, कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पे v इज इक्वल टू जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है उसको ds बाई dt मानेंगे, मान सकते हैं। तो यानी कि हमारे पास क्या रहेगा L d थीटा का d निकालेंगे, L थीटा का dt निकालेंगे, यानी कि हम ये करेंगे, ये L तो कांस्टेंट है, ये तो हमें गिवन है, इसका मतलब क्या L टाइम्स ऑफ d थीटा बाई dt निकालेंगे, ठीक है, यही तो निकालेंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी वेलोसिटी, तो एम वी स्क्वायर, इसका मतलब एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर हो जाएगा एम एल डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। इसका मतलब क्या, क्या मैं इसको इस क्वांटिटी को थीटा डॉट नहीं लिख सकती, लिख सकती हो ना। तो इसका मतलब एम एल थीटा डॉट का स्क्वायर नहीं लिख सकती, एम वी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि टी जो है वो हमारा काइनेटिक एनर्जी हम बोल रहे हैं, तो उसका मतलब होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसका मतलब हम 1/2 एम एल थीटा डॉट का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एल पे नहीं आएगा क्या स्क्वायर, क्यों होगा, एम वी एन, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यस सॉरी बेटा, हाँ ठीक हो जाएगा, v हो गया। तो मेरा इस लैग्रैंजियन वाले प्रॉब्लम का t सॉल्व हो गया। अब v की बारी, v की बारी, तो v क्या होगा, v mgx होगा, v mgx होगा। मान लो किसी इंस्टेंट पर इतना ऊंचा है, तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे बताओ, देखो हम क्या कह रहे हैं, किसी इंस्टेंट पर ये यहाँ पर ऊंचाई पर है, तो इसका मतलब क्या कि हमें इस डिस्टेंस का mgx करेंगे ना, तो mgx करेंगे, यानी कि इतना डिस्टेंस निकालेंगे। तो x डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x डिस्टेंस होगा तो यहाँ पे v जो होगा mgx, ठीक, mgx। तो कुल मिला के मुझे x डिस्टेंस निकालना है, x डिस्टेंस यानी कि L माइनस ये क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी, तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, ये वाली क्वांटिटी हम थीटा से निकाल सकते हैं, थीटा से निकाल सकते हैं। एक तुम्हारे पास ये बचा और एक तुम्हारे पास ये बचा, तो ये क्वांटिटी तो पूरी की पूरी L होगी, L होगी। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी थीटा के साथ, L cos थीटा हो जाएगी ना, तो हम इसको L cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक। तो
तो इसका मतलब एल हम कॉमन ले ले 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारा तो एम जी एक्स कर सकते हैं। अब तो करो इसको एम जी एक्स, v बराबर एम जी एक्स यानी कि एम जी एल कर दो 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो मेरा टोटल लैग्रेंजियन क्या होता है t माइनस वी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। अब वो क्या पूछा है, अगर उसने पूछा है लैग्रेंजियन निकालना तो लो भैया लैग्रेंजियन निकाल दिए। लेकिन अगर वो पूछे कि इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो तो लैग्रेंजियन के हेल्प से इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, अभी देखा था क्या आता है, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू इज इक्वल टू 0 अगर वो स्पेस कोऑर्डिनेट पर डिपेंडेंट है तुम्हारा v। तो नेचुरली भी दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, जब तक ना वो दिमाग लगाने को बोले। नेचुरली सिर्फ यही कहना है कि वो कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट ही है, जब तक ना वो ज्यादा बोले। तो यहाँ पर हम इसका मतलब जो मेरा कोऑर्डिनेट काम कर रहा है जनरलाइज कोऑर्डिनेट वो क्या है, थीटा है। तो हम लिखेंगे कि हियर जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज थीटा। ठीक है, इतना लिख लिया, मिटा दो। तो जब हम कहेंगे कि यहाँ पे मेरा जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, थीटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डेल एल बाई डेल क्यू डॉट हम निकालेंगे। तो डेल एल बाई डेल क्यू थीटा डॉट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा डॉट तो इस वाले में तो है नहीं, सिर्फ इस वाले में है। तो ये हो जाएगा 1/2 एम एल स्क्वायर 2 थीटा डॉट। तो 2 2 कट गया यानी कि एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक, और दूसरा डेल एल बाई डेल थीटा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसमें तो थीटा डॉट है, इसका मतलब वही वाला काम करेगा। तो एम जी एल 1 का तो कुछ भी नहीं होगा माइनस कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया, तो इसका मतलब माइनस एम जी एल साइन थीटा। ठीक, अब इसको इक्वेशन में बैठाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के इक्वेशन में बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा डी बाई डी टी ऑफ दिस। डी बाई डी टी ऑफ दिस क्या हो जाएगा बताओ, डी बाई डी टी ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का। तो इसका मतलब एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट आ जाएगा, आएगा ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से निकलेंगे हम एम एल थीटा डबल डॉट माइनस तुम्हारा ये वाला जो ये वाला है माइनस तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा उसका इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्म में है। तो तुम अगर एम एल से सबसे डिवाइड कर दो तो डबल थीटा डॉट प्लस जी साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर है, बस सिंप्लीफिकेशन कितना भी खींचना है। अब तुम मुझे बताओ कि अगर मुझे इसको ये क्या है, एक्सिम थीटा है। ठीक, अगर उसने ऐसा कहा कि थीटा बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, थीटा स्मॉल क्वांटिटी होने का मतलब क्या होता है कि हमने जो थोड़ा सा प्लग आउट करके उसमें डिस्टरबेंस पैदा किया पेंडुलम कर ऑक्सिलेट करने के लिए, वो बहुत स्मॉल थीटा लिया है, ना कि ऐसे करके छोड़ा है, हमने ऐसे करके छोड़ा है। तो इस समय हम ऐसे करने पर छोड़ने पर हम क्या करते हैं, साइन थीटा जो है अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, थीटा डबल डॉट प्लस जी थीटा इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा बताओ, थीटा निकल जाएगा, बस उसको सिंप्लीफाई करना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g। हम लोगों ने कुछ छोड़ा बड़ा तो ना है ना, देख लो एम एल स्क्वायर हम यहाँ पे एम एल लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक एल आएगा ना, तो यहाँ पे जी एल होगा ना। तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन जी होता है। ठीक है,
क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसको हम लोग जो हमारा वेव मोशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये बीच वाला क्या आता है, ओमेगा स्क्वायर आता है ना, बीच वाली क्वांटिटी ओमेगा स्क्वायर होती है, तो ओमेगा क्या होती है, 2π/t होती है। बीच वाली क्वांटिटी ओमेगा स्क्वायर होती है और ओमेगा क्या होती है, 2π/t होती है। टी क्या होती है, टी होती है टाइम पीरियड होती है, तो उसी से कंपेयर करके हमारा क्या, ये क्वांटिटी आ जाती है। समझ में आ गया कैसे करना है इस क्वेश्चन को? ये एक बेसिक सा, वेरी बेसिक सा क्वेश्चन है, कभी भी लैग्रेंजियन निकालना हो। अब लैग्रेंजियन निकल गया, अब हम लोग जब हैमिल्टोनियन देखेंगे तब बताएंगे कि हैमिल्टोनियन लैग्रेंजियन से कैसे हैमिल्टोनियन निकालते हैं, लेकिन हम लोग और भी एग्जांपल्स देखेंगे अभी, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। अच्छा ठीक है। जो होता है वो क्या होता है, एक पुली होती है और पुली में दो मास लटके हुए रहते हैं, मास का दो अलग अलग मास होते हैं, m1 और m2। हमारा कार्यक्रम क्या है कि हमें वही सेम निकालना है। इसमें टू मासेस आर कनेक्टेड बाय अ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मॉल स्मूथ पुली, ठीक। तो कनेक्टेड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L2, मास m1 और m2 है जो कि लेंथ L से कनेक्टेड है, ठीक। इस पूरा जो लेंथ है ना, देखो सिंपल सा क्या है, पुली है और पुली में एक रस्सी लटका दी गई है, ठीक। जो रस्सी जो तरफ मास m का भारी होगा उस तरफ भारी है, लटकेगा ज्यादा। जो इधर है तो मान लो इधर m1 है और इधर m2 है, पूरे का लेंथ तुम्हारा L है। टोटल स्ट्रिंग लेंथ जो है वो क्या है, तुम्हारी L है। तो मान लो इसने छोटे तरफ x लटका है, तो इधर वाले तरफ क्या हो जाएगा, L-x हो जाएगा, ठीक है। हमने स्प्रिंग पे कितना चक्कर लगाया इसको नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है, इसको क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट। तो अब बताओ इस सिस्टम का हमें क्या निकालना है, लैग्रेंजियन और वो निकालना है, क्लियर। अब मुझे पहले बताओ टी कैसे निकालेंगे, कितने टी निकलेंगे, दो टी निकलेंगे, दो टी निकलेंगे यानी कि दो वी निकलेगा, दो वी निकलेगा यानी कि कैसे निकलेगा दो वी, बताओ। हाँ देखो, हाँ v एक 1 निकलेगा जो कि सिंपल इस m1 के कारण होगा, तो ये क्या हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा, या हम जिसे x डॉट लिख सकते हैं, क्लियर। एक v2 होगा जो किसके द्वारा निकलेगा, ये L-x के द्वारा निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ L-x हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, -x डॉट लिखेंगे, क्योंकि L जो है हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब इसको वही कर दो, चेंज कर दो mv² में, इसलिए T1 जो होगा हाफ m1 v1 स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1/2 m1 x डॉट स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है, इस वजह से T2 होगा, T2 हो जाएगा 1/2 m2 v2 स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 1/2 m2 और v2 क्या है तुम्हारा -x डॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 1/2 m2 x डॉट का स्क्वायर हो जाएगा, x डॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा भाई, T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा, 1/2, इधर आ जाएगा तुम्हारा m1 प्लस m2 और इधर आ जाएगा दोनों में प्लस, तो दोनों को कॉमन लेंगे तो यानी कि x डॉट का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं बताओ, हो जाएगा, हो जाएगा। अब mg निकालना है, mgx, तो उसी तरफ v1 क्या हो जाएगा, -m1gx एक हो जाएगा और v2 हो जाएगा -m2g L-x हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। बहुत इजी सा इक्वेशन है, बस थोड़ा सा लंबा है और हमें देखना है कि कहाँ पे क्या लिखा है। v1 v2 निकल गया तो लैग्रेंजियन भी निकल गया। लैग्रेंजियन पहले तो ये लिखेंगे 1/2 m1 प्लस m2 x डॉट स्क्वायर प्लस m1gx प्लस m2g L-x। खोलने का मन है तो खोलो, नहीं खोलने का मन है तो ना खोलो। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या निकलेगा, वही, तो हम d/dt करेंगे पहले।
ऊपर की तरफ ले लेना हाँ इसलिए, ठीक। ऑफर तो नहीं है, ब्रेकेज अगर अलग के माइनस माइनस प्लस हो गया ना हाँ, यहाँ पे, ठीक है। अब डी बाई टी, तो हम सिर्फ इसका लेंगे, इसका तो कोई काम ही नहीं है अपन के पास, तो 2x आ जाएगा, तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, m1 प्लस m2 और x डॉट, इसका ही हमें क्या लेना है, डी बाई डी टी लेना है, माइनस टाइम्स ऑफ x का। अब इसका बचेगा m1g, ठीक है, और इसका भी डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसका बचेगा क्या, प्लस टाइम्स ऑफ m2g, एल का तो कुछ जाएगा नहीं, जीरो टाइप हो जाएगा, तो -1 बचेगा यहाँ पे, तो ये क्या बचेगा, m1 और m2 जो कि g के साथ कॉमन है, ठीक, समझ में आ गया, इज इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं बताओ, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये एक एसवुड किस्म का हो गया जहाँ पे लैग्रेंजियन कोऑर्डिनेट्स हमारा x था, क्लियर, पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या था हमारा, x था, इसी से x डबल डॉट निकाल लो या कुछ भी निकाल लो, ठीक। अब एक और क्वेश्चन बोलते हैं, एक क्वेश्चन और है, क्या है कि मान लो कि हमारे पास एक एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम if the pulley is a disc of radius r and moment of inertia वाला प्रॉब्लम आ गया है at about the axis through its center and perpendicular। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब पढ़ाएंगे हम तब आप लोग को ये वाला क्वेश्चन करवाएंगे। कंपाउंड पेंडुलम, हाँ कंपाउंड पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम की क्या खासियत है बताओ। एक से दो कंबाइन होना। कंपाउंड पेंडुलम में हम हमेशा जो मास वाला पार्ट होता है ना, उसमें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट लेते हैं, इसलिए हमारे पास के आता है, गायरेशन ऑफ मोशन का आता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक तो हम सिंपल सेंटर ऑफ मास के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं, और एक हम लोग लेते हैं ml², यानी कि इनर्शिया वाला करवा दो ना क्वेश्चन, क्या हुआ, इनर्शिया वाला करा दो तो क्वेश्चन क्या है। इनर्शिया वाले के लिए ना मुझे तुम्हें दो चीजें बतानी एक्स्ट्रा है। क्या बतानी एक्स्ट्रा है, उसके लिए मुझे तुम्हें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बतानी है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बतानी है। लेकिन उस पैरेलल और परपेंडिकुलर के पहले मुझे तुम्हें जो रोटेशनल मैकेनिक्स का जो आर कैसे लेते हैं, डिफरेंट R1 R2 R3 लेते हो ना, वो बताना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे 2 क्लास और चाहिए होगी, और अगर तुम्हें थोड़ा सा आज ही अगर देखना है तो मेरे 2 वीडियोस ऑलरेडी है, रोटेशनल मैकेनिक्स के शुरुआत के 2 वीडियो देख लेना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी अभी मैं क्या कर रही थी, कंपाउंड पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, अरे यार, ठीक। कंपाउंड पेंडुलम में क्या है, कंपाउंड पेंडुलम एक्चुअल में क्या है कि इंटायर बॉडी होती है, इसमें क्या है, एक बहुत ही इनएक्सटेंसिबल रस्सी लेते हैं, उसको थोड़ा सा देते हैं और वो अपना ऑक्सीलेट करता है। इसमें भी जो बॉडी रहेगी उसको भी हम लोग थोड़ा सा ही साइन थीटा करेंगे, उसमें भी थीटा में हम लोग ज्यादा हौच-पौच दूर ले जाके फेंक रहे हैं वैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना बॉडी जो होती है, तुम लोग बीएससी में एक्सपेरिमेंट भी करते हो, एक कील रहती है और एक लंबी सी लोहे की, या मे भी किसी किसी में मैंने एल्युमिनियम भी देखा है, तो ऐसा दे दिया जाएगा, मैक्सिमम तो लोहा होता है, उसमें बहुत सारे गड्ढे होते हैं, और उस गड्ढे, किसी एक गड्ढे में तुम लोग को कील को फंसाना होता है उसके गड्ढे में, ठीक है। और फिर वो जो सिस्टम होता है वो एक क्या होता है, वो एक कंपाउंड पेंडुलम होता है, ठीक है। सिस्टम वो पूरा का पूरा लोहे का छड़ ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो क्यों, वो क्या एक्सटेंसिबल मास, पतला सा मास है, मासलेस टाइप का तो है नहीं, वो पूरी की पूरी बॉडी हिल रही है, स्ट्रिंग थोड़ा ना है ये पतला सा, तो वो जो सिस्टम बना वो कंपाउंड पेंडुलम। फिर तुम लोग दूसरे कील में डालते थे, क्यों, क्योंकि तुम लोग लेंथ वेरी करते थे, उस कंपाउंड पेंडुलम की लेंथ वेरी करके पूरा ग्राफ खींचते थे। तो अभी जो सिस्टम था तुम्हारा वो क्या था, कंपाउंड पेंडुलम था, तो वही कंपाउंड पेंडुलम हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। और ये आई जो होगा, एक तो तुम्हारा सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा, प्लस तुम्हारा ml² होगा। इस चीज को तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज को तुम्हें ध्यान रखना है। जिसमें जो IC होगा वो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा mk² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mk², और k क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक, रेडियस ऑफ गायरेशन,
क्लियर है इतना? ठीक, अब जो तुम्हारा एक पेंडुलम का स्ट्रक्चर होता है उसी स्ट्रक्चर को सोचो कि जैसे हम लोग निकालते थे, तो जितना भी उसमें अगर तुम देख सको तो देखो, ये जो पूरा है उसने कोई एक्सटेंसिबल रिंग बनाई है? नहीं बनाई है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्सटेंसिबल रिंग नहीं होता है, बस वो बीच में बच्चे को एज्यूम करवाने के लिए कि हम कैसे उसको रोटेट करवा रहे हैं, वो सब बुक वाला मत सोचा करो, बुक वाला सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दिमाग में अपने ग्रेजुएशन का एक्सपेरिमेंट रखो। क्या है कि बीच बीच में ऐसे गड्ढे होते थे और गड्ढों में किसी एक कील को फंसा दिया। अब तुम मानो तुमने कील को इस वाले गड्ढे में फंसा दिया मान लो, ठीक है, तो इस वाले गड्ढे में जब कील को फंसाया तो बॉडी क्या करेगी? एक तो यहाँ पर आएगी, एक तो उसका मेन पोजीशन होगा, और बॉडी कहाँ पे जाएगी? बॉडी यहाँ पर आएगी। क्लियर है? बॉडी यहाँ पर आएगी, काम तो वही है, इतना लेंथ है, टोटल लेंथ मान लो इसकी L दी हुई है, ठीक है, इतनी लेंथ, तो यहाँ पर वो एक आर्क फॉर्म करेगी, बाकी सारा सिस्टम वैसा ही है, लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डालना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें सेंटर ऑफ मास पे काम करवाना है। क्लियर है? क्योंकि एक जब सॉलिड बॉडी आती है तो उस सॉलिड बॉडी में एक सेंटर ऑफ मास जैसा फेनोमेना होता है, ठीक है, उस सेंटर ऑफ मास फेनोमेना के कारण ही हमारे पास ये सारा टिटिम्मा हुआ है। ठीक, ये सारा टिटिम्मा जो है इसी की वजह से। तो तुम जो काइनेटिक एनर्जी लोगे, काइनेटिक एनर्जी यानी कि टी जो लोगे, तो टी को क्या करोगे? टी को क्या करोगे? आई थीटा डॉट का स्क्वायर करोगे। क्यों? क्योंकि जो भी तुम्हारी रोटेशनल मैकेनिक्स में या सॉलिड बॉडी मैकेनिक्स वाला जो हम लोग देखते हैं ये वाला, इसमें हम लोग जो काइनेटिक एनर्जी है वो आई थीटा डॉट स्क्वायर करके ले रहे हैं। क्लियर है? एक तो चीज तुम्हारी ये हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बताओ? आई क्या लेंगे? आई हम ये लेंगे, ठीक है, तो इसमें पहले हम आई को पुट कर दें। आई क्या हो जाएगा तुम्हारा? आई सी प्लस एम एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एम एल स्क्वायर हो जाएगा, और इस एम एल स्क्वायर आई सी में तुम इसको भी पुट कर दो, एम के स्क्वायर को पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? तो सॉरी, दोनों एम सेम ही लिखना है मुझे, ठीक, तो एम बाहर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से तुम्हारा थीटा डॉट स्क्वायर आ जाएगा, तो ये तुम्हारा टी हो जाएगा। वी क्या हो जाएगा बताओ? वी वही एम जी एक्स, एक्स क्या होगा यहाँ पे? एक्स क्या होगा यहाँ पे? एल अगर उसकी लेंथ हुई तो माइनस एम जी एल कॉस थीटा, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस एम जी एल कॉस थीटा, उसी तरीके का है। तो इसका मतलब लैग्रैंजियन क्या हो गया तुम्हारा? लैग्रैंजियन में टी थोड़ी बड़ी क्वांटिटी आ गई और कुछ नहीं, लेकिन काम बराबर सब सेम करेंगे। देखो, के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम जी एल कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन, ये तो तुम्हारा लैग्रैंजियन हो गया। इक्वेशन ऑफ मोशन में इसका डॉट निकालना है, तो d बाई डी टी ऑफ इसका डॉट क्या होगा? m तो ऐसा आएगा के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2 थीटा डॉट, इसका निकालना है तुम्हें, प्लस कॉस थीटा है, तो एम जी एल तो पहले ऐसे ही लिखेंगे, कॉस का माइनस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हम क्या लिखेंगे इसको? एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, टू बाहर निकाल दें, थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल, अरे माइनस लिखता था इधर, माइनस एम जी एल साइन थीटा। क्लियर? ओके, समझ में आ रहा है ना कैसे हम लोग लैग्रैंज, बस यही तुम्हें निकालने की प्रैक्टिस वाला देने का क्या फायदा इसमें? कुछ वो क्या है? कुछ नहीं है, बस क्योंकि कंपाउंड पेंडुलम भी एक क्वांटिटी है, बच्चे का नॉलेज देखना चाहते थे कि तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है कि नहीं। इसमें क्या है? वो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी मोमेंट से फार्मूला ही तो पुट करके फाइनल लिख हाँ, रहे तो हो, और क्या फार्मूला करें? याद नहीं होता ना, जब हम लोग क्या है कि सिलेबस के इनिशियल मोमेंट पर है, जब हम लोग इनिशियल के लास्ट मोमेंट पे होंगे ना, एक कुछ चीज होना जिसमें हाँ, तो ये वो चीज हाँ, उस चीज में फाइंड आउट करने ये के, तो एक वो हलवा चीज ऐड क्वेश्चन करने है, से कुछ होता है। ये एक हलवा क्वेश्चन है, लेकिन ये हलवा क्वेश्चन इसलिए हम लोग को ऐसा लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिस की है।
अगर यही बच्चा पहली बार उसने लैग्रेंजियन जैसे शब्दों को सुना होगा एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर, तो उसके लिए पसीने छूटने वाले क्वेश्चन नहीं, हैं। अब क्यों? ठीक होता है क्योंकि ना। वो तो सिंपल पेंडुलम करता जाएगा, सिंपल पेंडुलम से उसका आंसर आने से रहा, उसे तो इसमें डालना ही पड़ेगा, तो उसका आंसर मैच नहीं हो तो वो दिक्कत में आ क्या जाएगा। होता है ना, कोई चीज होती है हाँ अपन इस फॉर्म में नहीं उस फॉर्म में वो चीज फाइंड आउट कर दे तो टिपिकल होता है। अब इसी फॉर्म में लैंग्वेज एंड आई तो अपने को फाइंड आउट करना है, बस हाँ उसको आई लिखना, आई का तो कुछ रोल ही नहीं आ रहा, लास्ट में जाके